आज कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे और लास्ट में इस वीडियो के जो है हम आपको बताएंगे कि भारतीय जो इलेक्शन हुए हैं उसमें किस तरह एक यूट्यूबर ने भारत की जो सबसे बड़ी जमात है उस वक्त है बीजेपी, उसको नाको चने चबाए हैं। अब ये पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में जो है आपको जो है ना शेयर करेंगे। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। नून लीग के साबिक रहनुमा वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुझे नवाज शरीफ से कोई शिकवा नहीं और ना ही वो मुझसे कोई शिकवा कर सकते हैं। नून लीग की सोच थी कि वोट को इज्जत दो, पर जब आपने इस सोच को छोड़ दिया तो आवाम ने नून लीग को छोड़ दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का मज़ीद कहना था कि आवाम ने ना सिर्फ आवाम ने आपको कुर्सी पर बैठने के लिए सिर्फ वोट नहीं दिए हैं। अगर आप मसाइल हल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें और घर चले जाएं, फिर किसी और को मौका दें। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि ये हुकूमत अपने ही साय से डरती है, इसलिए ये कोई काम नहीं कर सकती। हुकूमत की वजह से गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है। हमारे निज़ाम हुक्मरानी ने लोगों को मायूस किया है। हमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब में भी तालीम अच्छी नहीं। अगर हर चीज़ से आपने माजरत ही करनी है तो क्या आपका वज़ीर आज़म सिर्फ बैरूनी दौरों के लिए रखा गया है? अगर आपसे हुकूमत नहीं चलती तो हुकूमत छोड़ दें। तो ये जो है पुराने नून लीग के जो है कुछ रहनुमाओं के बयान थे। अच्छा, इस्लामाबाद से खबर। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों में धांधली की तहकीकात करने वाले ट्रिब्यूनल की मुंतकली पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया और नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 6 जून को मुकर्रर कर दी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में इन 3 हलकों में नून लीग के उम्मीदवार को फार्म 47 के जरिए कामयाब करार दिया गया था, जिसको तहरीक इंसाफ और दीगर उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नून लीग और पीटीआई समेत तमाम उम्मीदवारों से फार्म 45 और 47 ट्रिब्यूनल में जमा करवाने का हुक्म दिया था, जिस पर नून लीग के उम्मीदवारों ने फरार का रास्ता इख्तियार करते हुए किसी दूसरे ट्रिब्यूनल को ये केस मुंतकिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी और माशाल्लाह से इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त मंजूर भी कर ली। अब ये केस क्या था वो मैं आपको जो है थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि मामले क्या था। कि यदि पहले तो यदि बड़ा मशहूर है ना इस मामले में कि फार्म 47-45 का जो खेल चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत ये केस था वो था इस्लामाबाद के 3 हलकों का। तो यहाँ पर नून लीग को पता है कि अगर इनके पास तो फार्म 45 है ही नहीं, तो जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये केस किया तो अदालत ने जो ना बिना किसी लेगी लपटी के इन्होंने ये सोचा था कि लंबा केस चलेगा, बातें होंगी, ये होगा। तो वही उन्होंने जो ना जज ने कहा भाई आप अपने अपने फार्म 45 ले आइए। तो जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो अपने फार्म 45 ले आए और जो दूसरे हारे हुए उम्मीदवार थे मतलब जमात इस्लामी के और दीगर और भी जमातें लड़ी थी वो सब फार्म अपने 45 लाख के उन्होंने जमा करवा दी। अगर कोई नहीं लाया तो वो नून लीग के उम्मीदवार नहीं लाए, क्योंकि उनके पास फार्म 47 ओरिजिनल है ही नहीं। क्योंकि अगर वो जमा करवा रहे थे तो वो फारिग हो जाएंगे अपनी अपनी सीटों से, तो वो यहाँ पर अपने फार्म 45 नहीं लाए। अच्छा, आरोज जो थे इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उनको भी ट्रिब्यूनल ने बुलाया था, वो भी हाजिर नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि यानी इनकी ये सब एक किस्म की मिली भगत थी। अच्छा, केस को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने वहाँ पे यानी सिंपल सा था, भाई आपने कोई गिल्टी नहीं की, आपने कोई धांधली नहीं की। अगर आप जो है ना शफाफ तरीके से इलेक्ट हुए, जाए अपने फार्म 45 जमा करवा दें जैसे बाकी जमातें जमा करवा रही हैं। जमात इस्लामी करवा रही है, तहरीक इंसाफ करवा रही है, तहरीक लब्बैक करवा रही है और जो है ना वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब एक आज़ाद उम्मीदवार है वो भी करवा रहे हैं, आप भी जाए करवा रहे हैं। लेकिन अगर दिल में चोर हो तो ये मामला होता है। अब इनके पास जो है ना फार्म 45 तो है ही नहीं ओरिजिनल वाले, तो इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक दूसरी दरख्वास्त डाल दी कि जनाब हमें इस ट्रिब्यूनल पर एतबार नहीं है, ये बहुत तेज़ी से केस सुन रहा है। लोग यानी इस चीज़ को जो है ना तरसते हैं कि भाई तेज़ी से इंसाफ मिले, और ये इस चीज़ पर जो है ना क्या बोलते हैं उंगली उठा रहे कि भाई ये तेज़ी से केस क्यों चल रहा है, हमें इंसाफ इतना तेज़ी से नहीं चाहिए। और इलेक्शन कमीशन होगा कि कोई दूसरा ट्रिब्यूनल लगा दें। तो यानी इन्होंने ये कहानी की है जिससे आवाम समझ जाए कि इनकी जो ना क्या बोलते हैं वो चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है ना, बस वो वाली मिसाल जो है ना इन पर फिट बैठती है। अच्छा, अगली खबर है सेनेटर फैसल बाडा की तरफ से। सेनेटर फैसल बाडा ने अपने एक बयान में कहा है कि शवाहिद मौजूद हैं, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पीटीआई के बयानी की ट्रोलिंग कर रही है। ठीक है, अब ये है इस पर मैं छोटा सा अपना तबसरा कर दूँगा। सेनेटर फैसल बाडा जी ये किन के जो है यानी इशारों पे नाचते हैं, इनकी कोई अपनी कोई हैसियत तो है नहीं। ठीक है, अब यानी कुछ अभी अगर तब्दीलियां हो जाएं कुछ, यानी जब कुछ लोगों की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाए तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं। आज़ाद उम्मीदवार पहली दफ़ा तारीख में ऐसे सेनेटर मुंतखब हुआ जिनको जो है ना जमातों ने जो है वोट दिया और ये आज़ाद सेनेटर मुंतखब होकर बैठे हैं और बड़के मार रहे हैं। इनकी बड़के ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये फारिग हो जाएंगे। बस ये कुछ लोगों ने इनके कंधों पर हाथ रखा हुआ तो ये जो है ना उस हिसाब से बड़के मारते हैं। अभी इन्होंने ये बात कर दी। ठीक है, हमारा सिर्फ मौक़िफ़ इस बारे में ये है
कि देखें पाकिस्तान हो या जैसे भारत में होता है कि भाई वहाँ पे किसानों का मसला चल रहा था हुकूमत के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो पाकिस्तान में भी उसकी कुछ ट्रोलिंग हो रही थी, देखें किस तरीके से जुल्म कर रहा है और जो है ना किसानों पे वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से जुल्म कर रही है। हम किसानों को मजलूम ही दिखा रहे थे ना, तो क्या बीजेपी ये बोलेगी कि ये लोग जो है ना क्या बोलते हैं जो वहाँ के जो किसान थे ये कोई भारतीय एजेंट है, वो पाकिस्तानी एजेंट थे, या जो है इनका बयानिया जो है ना वो उसको जो है ना पाकिस्तान जो है ना प्रोपोगेट कर रहे हैं इस तरीके से। भाई कमजोरियां अगर दिखती हैं तो लोग उस पर बात करते हैं, तो इसी तरीके से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे अगर वो बात कर रहे हैं, अगर कोई झूठी बात कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से जैसे मैंने आपको एक केस का बताया फार्म 45-47 का, इस तरीके के किसी तमाशे को अगर वो एक्सपोज कर रहे हैं अपने टीवी चैनल पे तो उसको ऐसा खबर लीजिए ना। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, वो उसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, और भाई गलती अगर कहीं की है तो वो तो उनका तो काम ही यही है ना, वो तो करेंगे, तो उसको छोड़ें, अपने मुल्क के अंदर देखें। यही यानी इस तरीके के बयानिए यानी कुछ नहीं मिलता है लोगों को, तो यही एक वक्त पे इल्ज़ाम जो है ना ये लोग क्या बोलते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाया करते थे कि जी इनके ताल्लुकात रॉ से हैं, फिर नून लीग पे ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया भाई इनके ताल्लुकात रॉ से हैं, फिर अब ये इन पे इल्ज़ाम लगा रहे, तो ये सब बकवास है। पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से कोई भी सियासी जमात रॉ से कम ताल्लुकात नहीं रखती, नाम का एजेंट है, बस अपनी मुल्क के अंदर जो आपकी खुद की सियासी कमजोरियाँ होती हैं उस पर दूसरा आप पर दुश्मन प्रोपोगेट करता है, लिहाजा उसको ऐसे लिंक करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। तो इस पर सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अपना माफ़ीनामा जमा करवा दिया और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जबकि सेनेटर फैसल वाडा ने अपना जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। अच्छा, ये तौहीन अदालत इन दोनों पे लगी हुई, जिसमें वो फैसल वाडा यही जो है जो यानी बड़ा फूल फाल के जो है ना एकदम मीडिया पे आके जो है ना इसने बोला कि जो है ना फुटबॉल बना देंगे, यानी बात कर रहा था जजों पे और बोला हम उनकी पकड़ियों की फुटबॉल बना देंगे, यानी बड़ी इसने बड़के मारी थी अभी तौहीन अदालत में जो है ना ये यहाँ पे किया हुआ है। तो इसका जो वो था दूसरा यानी जिनको थपकी इसको मिली हुई थी ना, तो जो दूसरा था MQM की तरफ से जो कराची का एक जाएगा, आप उसको क्या बोलूँ मैं, कोई सख्त अल्फाज के इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो उसने भी कोई ऐसी बात की थी, तो उसने तो आज अब माफ़ी मांग ली और सरकार माफ़ कर दो गलती हो गई, ठीक है ना। अब इसको कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब जो ये फैसल वाडा है इसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, इसने वक्त मांग लिया कि मुझे जवाब जमा कराने में वक्त, अब देखते हैं क्या जवाब देता है। अगर ये भी माफ़ी मांग लेगा फिर हम इस पर बाद में तबसरा करेंगे कि जना ये जो पगड़ियाँ छालने वाली जो बात है, वैसे हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि ये लगाया है काजी साहब फाइज खुद इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और वो खुद इसकी जानी तो ये ज़्यादा केस जो है ना उन्होंने खुद बेंच बना के इसकी खुद सरबराही कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी एक राय है, मेरा एक अंदाज़ा है कि काजी साहब फाइज फैसल वाडा और इस तरीके का जैसा माहौल है तो उस हिसाब से जो है ना ये यानी माफ़ी तलाफ़ी वाला काम जो है ना मंजूर हो जाएगा और जो है ना इनको कोई सज़ा वज़ा नहीं होगी, वरना तो इन दोनों को नाअहल करना चाहिए। अगर सही तरीके जिस तरीके से इसने बोला ना पकड़ियाँ छालूंगा, चले उसने तो माफ़ी मांग ली, उसने इतने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए उसने भी, ठीक है ना। इदारा ये भी है, कोर्ट भी एक इदारा होती है, सिर्फ पाकिस्तान के बाकी इदारे मोहतरम नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट और दीगर जो कोर्ट्स हैं अदलिया वो भी मोहतरम होती है, उसके खिलाफ भी है ना या बातें करने की जो है ना वो आप ऐसे इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। तो इन्होंने असेंबली में जहाँ पर कोर्ट के लिए वहाँ पर भी बात करने की जाती है, इन्होंने वहाँ पर भी बात करके इस तरीके की बयानबाजी की। लेकिन फैसल वाडा ने जिस तरीके की जो है ना मगरूर तकब्बुर की जो है ना ज़बान में जिस तरीके से इसने जो है ना आगे जो बोला कि जो है ना हम जो है फुटबॉल बना देंगे पगड़ियों की, तो तुम हो कौन जो फुटबॉल बना दोगे, तुम्हारी औकात क्या फुटबॉल बना दोगे। एक मामूली से सेनेटर, तुमको एक थपकी मिली हुई है किसी की और तुम जो है ना उछल के जो है ना लग रहे हो, बस थोड़ी सी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगी और क्या बोलते हैं कुछ लोगों की जो है ना तबादले होंगे या फिर कुछ लोगों की मुद्दत पूरी होगी, तो तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं, तुम्हारी सियासत में कोई औकात नहीं है फैसल वाडा, बड़के मार रहे हो बैठ के, तो ये तुम्हारी औकात है। और तुम्हें माफ़ी जो है ना हमें ऐसी उम्मीद है कि तुम्हें मिल जाएगी क्योंकि काजी साहब फाइज जो है ना बैठे हुए हैं इस काम के लिए। अच्छा जी, अगली खबर है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में जारी किसी भी मंसूबे पर वफाक को फंड्स की कटौती नहीं करने देंगे, ये इनका कहना है अली अमीन गंडापुर का। अगर कटौती खत्म ना की गई तो फिर तमाम मसला अंदर के लिए तैयार हो जाए। वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत ने KPK में जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स में कटौती का फैसला किया। देखें, इस पर मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से अली अमीन गंडापुर सही भी हैं और एक तरीके से गलत भी हैं। सही ऐसे हैं कि वो अपने सूबे के हकूक़ की बात कर रहे हैं, भाई वहाँ पे एक कमज़ोर सूबा है, पंजाब की तरह सबसे पाकिस्तान का सबसे यानी बड़ा और तरक्की याफ्ता सूबा अगर किसी को देखा जाए तो पंजाब में, वहाँ पे जो है ना वसाइल सबसे ज़्यादा खर्च की जाती है। बाकी सिंध बलूचिस्तान बहुत ही जो है ना और फिर KPK इनमें इंडस्ट्री तबाह हुई, दहशत गर्दी की वजह से दीगर मामला हो, तो उस हिसाब से तो सही कह रहे हैं कि जो है ना कटौती
जरा नहीं करनी चाहिए, और जो मंसूबे हैं वहाँ पे लोगों की ज़रूरत भी है। और अभी फाटा भी मर्ज हुआ है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी क्राइसिस जो है ना बर्दाश्त की। लेकिन अगर दूसरे एंगल से मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो इस हिसाब से गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे हालात माशी हालात बड़े क्राइसिस में चल रहे हैं और सब जो है ना जितने भी सूबे हैं उनको अपने अपने कुछ चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा दरगुजर करना पड़ेगा अपने दीगर मामला, तब जाके ये मुल्क चल सकता है और इसके जो है ना यानी इकॉनमी में कुछ बेहतरी आ सकती है, मतलब कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा फिर ऐसा ना हो कि आप कुर्बानी KPK से मांग लें कि भाई आपका जो है ना आपके जो मंसूबे चल रहे हैं उस पर हम फंड की कटौती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आप अपनी जो है ना क्या बोलते हैं जो आजकल ये मशहूर वज़ीर आला जो पंजाब है उसके सूबे में जो है ना आप जो है ना अपनी सियासी क्या बोलते हैं तशहीर के लिए जो है ना आप वहाँ पे फंड देने लग जाए। फिर ये हरकत नहीं होनी चाहिए, फिर इंसाफ बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। फिर सिंध के पैसे भी उस हिसाब से कटें, फिर बलूचिस्तान के भी हिसाब, फिर पंजाब के सबसे ज़्यादा कटें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वसाइल इसके पास हैं और यूज़ भी यही करता है। पंजाब से अगर सिंध के क्या बोलते हैं 10% काटें तो पंजाब के 15% काटें, इस तरीके से। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि KPK काट लें, सिंध के काट लें, बलूचिस्तान के काट लें और पंजाब को नवाज दें। फिर इस हिसाब से हम फिर KPK हुकूमत का और सिंध हुकूमत का, बलूचिस्तान हुकूमत का उन्हीं का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। अच्छा, इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के साथ मुकदमात की फहरिस्त तैयार कर ली गई। अब ये कुछ नए मुकदमात के बारे में जो है पूरी फहरिस्त आई है, किस पर कितने मुकदमा। जमानत ना होने वाले मुकदमों में गिरफ्तारी की तैयारी। सिर्फ इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ 42 मुकदमात दर्ज है। अच्छा, जिसमें से 19 केस में जमानत नहीं ली गई। शाह महमूद कुरैशी पर 16 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें से 3 पर जमानत नहीं ली गई। हमाद अजहर के खिलाफ 3 मुकदमात। वज़ीर आला, ये भी दिन देखना पड़ता है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी 18 मुकदमात में नामजद है। असद खैसर 4, अली नवाज अमान 5 और मुराद सईद भी एक केस में नामजद है। पर ये कुछ लिस्ट आई है और इनमें यानी क्योंकि कुछ रहियाँ हो रही हैं ना तो कुछ लोगों को जेल में रखना है, तो ये उसकी लिस्ट आई है कि अगर वो ज़मानत उनको मिल गई तो किसी और केस में डाल के उनको अंदर रखने के लिए प्लान बनाया गया। तो उस हिसाब से जो है ना ये लिस्ट निकाल दी कि भैया आप इसमें गिरे। उसमें तो शाह महमूद कुरैशी थे, वो साइबर केस में तो जिस दिन उनकी रिहाई हुई थी उस दिन उसने 12 जाना था, तो उस पर जो है ना ये नहीं मैसेज जैसे हमें बताया, उस पर 6 केस और जो है ना दिखा दिए कि भाई ये 6 केस जो है ना उन पर हैंगे और उनको अभी तक जेल में ही रखा हुआ। और भी कुछ ख़वातीन वगैरह दीगर लोग भी हैं। बड़ा इस पर जो है ना वो तहरीक इंसाफ वाले जाने या हुकूमत जाने, इनके मामला हैं। हुकूमत तो बात आने वाली है नहीं। अच्छा, भारत का जो मैंने बताया था लास्ट में कि भारत में एक यूट्यूबर ने किस तरीके से जो है ना कि बीजेपी के जो है ना ख्वाब चकनाचूर किए, पहले खबर फिर उसको बता दी। भारत में होने वाले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलाकर भी 300 का इंसाफ वोट नहीं कर सकी, लेकिन इस पोजीशन में ज़रूर आ गई कि दोबारा हुकूमत बना सके। वाज़ेह है कि भारत में मोदी की इस नाकामी का जिम्मेदार भारत के मशहूर नौजवान यूट्यूबर ध्रुव राठी को ठहराया जा रहा है, जो एक बड़ा नौजवान यूट्यूबर है। इसके चैनल पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इसकी वीडियोस मिलियंस में देखी जाती है। ध्रुव राठी इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी को बेनकाब किया था और आवाम को बताया था किस तरह बीजेपी और मोदी भारत में मज़हब के नाम पर नफरत की आग भड़का रहे हैं। अच्छा, ये मामला कुछ ऐसा है कि ध्रुव राठी वैसे तो ये यानी एक किस्म की जना मोटिवेशनल एजुकेशनल किस्म की जना वीडियोस बनाते हैं ध्रुव राठी, लेकिन इन्होंने कुछ जना अभी पॉलिटिक्स के वीडियो बनाए और ये भारत में बड़े मशहूर हैं। 21 मिलियन होते हैं इनके फॉलोवर्स हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे यानी कितने बड़े यूट्यूबर हैं। तो इन्होंने यानी डिक्टेटर के नाम से एक एक वीडियो बनाई थी उसकी यानी नरेंद्र मोदी के लिए, और वो काफ़ी भारत में वायरल भी हुई और मिलियंस व्यूज़ आए उनकी। उसके बाद जितनी भी इन्होंने सियासी वीडियोस बनाए से मिलियन व्यूज आए। अब ध्रुव राठी जो थे, मैंने जैसे बताया कि वैसे ही टेक्निकल एजुकेशनल और हिस्ट्री इन सब की वीडियोस बनाते रहते हैं और काफ़ी यानी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो इन्होंने जो पॉलिटिक्स पे इस पर बनाई तो इनका यानी जो कहना ये था ध्रुव राठी का कि नरेंद्र मोदी साहब जो है ना इस तरीके की सियासत कर रहे हैं कि ये मुल्क को जो है ना डेमोक्रेसी से निकाल कर डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं, और यानी वन मैन शो का जो है ना इस तरीके का निज़ाम बना रहे हैं, और ये मजहबी इंतहा पसंदी जो है ना भारत के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो ये भी हिंदू ही हैं ध्रुव राठी साहब, तो यार बात है पढ़े लिखे नौजवान हैं,
और इसलिए इन्होंने जो है ना वहाँ पे लोगों को कायल करने के लिए इन्होंने सोचा कि भाई मेरा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मुझे ये चीज़ इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसकी इन्होंने पूरी आप जाके देख सकते हैं, इन्होंने पूरा यानी अपना वो कहानी बताई किस तरीके से मैं मोटिवेट हुआ कि मुझे भी इस पॉलिटिक्स पे जो है ना वीडियो बनानी चाहिए कि ये किस तरीके से यानी जो है ना भारत में आजकल क्या आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो गाय का गोश्त खा लिया तो जो है ना उसको कत्ल कर दिया, वो मस्जिद के जो है ना वो चढ़ के जो है ना वो लाउड स्पीकर गिरा दिया, और भी इस तरीके के बेतहाशा जो है ना वाक़ियात हो रहे हैं। तो उस पर जो है ना दुरूद राठी ने कहा कि मजहबी एक इंतहा पसंदी जो है ना की जा रही है, और जो एक डेमोक्रेसी वाला जो एक माहौल था भारत के अंदर जिसमें तमाम मज़ाहिब को जो है ना इजाज़त थी अपनी अपनी यानी कल्चर मज़हब की जो है ना आज़ादी से जो है ना उस पर अमल करने की, उसको जो है ना नरेंद्र मोदी साहब तबाह कर रहे हैं। और एक किस्म की जो है ना क्या बोलते हैं हिंदू तबाह जो एक किस्म का बयानी है उसको जो है ना प्रमोट कर रहे हैं, और जो है ना इसको इस्तेमाल करके मतलब मज़हब को इस्तेमाल करके भारत के अंदर नफरत जो है ना फैला रहे हैं दीगर मज़ाहिब के लिए। और जो है ना भारत की जो अब जो है यानी सूबे हैं दीगर उनके दरमियान जो है ना एक ऐसी नफरत की फिजा पैदा करे जिससे मुल्क जो है ना उसको नुकसान पहुंच सकता है या टूट सकता है, और एक किस्म के डिक्टेटर बनना चाह रहे हैं भारत। दुरूद राठी ने इस पर यानी जो है ना अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू की, और उनकी ये जब दी डिक्टेटर नाम की जो वीडियोज़ जो उन्होंने जो पहली बनाई नरेंद्र मोदी के लिए वो काफ़ी वायरल हुई। उसके बाद जो है ना ये पूरी बीजेपी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी एक जमात है बीजेपी, अभी भी ये खैर जीत गई है लेकिन उस 400 जो सीटें लेने का जो उनका नारा था वो हासिल नहीं कर पाए, बड़ा जीत गए। लेकिन यानी इस पर बताया जा रहा है कि दुरूद राठी ने ये यानी काम किया, इसकी वीडियोज़ बहुत वायरल हुई और नौजवानों काफ़ी जो है नौजवान इससे मोटिवेट हुए, और उन्होंने जो है ना इस वजह से जो है ना नरेंद्र मोदी की बीजेपी जमात को वोट नहीं दिया। और कांग्रेस ने कुछ गेन किए, जो है ना 100 से ज़्यादा जो है ना कांग्रेस जो है ना वहाँ से सीटें लेने में कामयाब हो गई, जो पिछली बार में खाली 60 तक जो है ना महदूद हो गई थी। तो इसका क्रेडिट जो है ना दुरूद राठी को दिया जा रहा है कि उसने एक अवेयरनेस जो है ना बड़े टाइम पर और बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है ना भारत में फैलाई, और नौजवानों ने उसको पिक किया और उसको समझा। तो सोशल मीडिया की ताकत देखें क्योंकि वो एक यूट्यूबर्स हैं, इसी तरीके से देख लें कि सोशल मीडिया जो है ना आज के दौर में कितना बड़ा तब्दील ला सकता है। तो ये एक किस्म की मोटिवेशन भी है कि एक ही जो है ना आम आदमी सोचता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप बस अपने हिस्से का काम करें बाकी छोड़ दें कि जो है ना दुनिया उसको किस एंगल से देखती है। आपकी जो जितनी ताकत है आप उस हिसाब से अपनी बात कहें और हक का साथ दें। जैसे दुरूद राठी ने किया, वो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते थे लेकिन उन्होंने की, और देखें लोगों ने पिक की, सुनी, नौजवानों में कितना बड़ा पूरी जमात जो है बीजेपी उनके पीछे लग गई, उनको थ्रेट्स आई, धमकियाँ आई, सब कुछ आई, लेकिन उन्होंने ये काम किया और उसमें वो एक किस्म के कामयाब भी हुए। और वो अभी भी बीजेपी और दीगर लोग उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं और दीगर मामला कर रहे हैं और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन जो होना था वो कहते हैं डैमेज इज द डन, वो तो हो चुका। तो इस मामले में बैठी कामयाब हो गए। तो पाकिस्तान के नौजवान भी इस चीज़ से सीखें कि आपको भी यानी सोशल मीडिया जब आपके पास है तो आपको भी हक बात कहने पे जो है ना पीछे नहीं हटना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है आजकल जैसी हमारी हुकूमत है वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बोल रही है क्योंकि उसको भी इसी चीज़ पे तकलीफ है कि सारी चीज़ों को मीडिया ये वो प्रेस सब पे उन्होंने जो है ना किसी को काबू लगा लिया, अपनी मर्जी से चला रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया जो है ना उनके जो है ना काबू में नहीं आ रहा उसको। तो वो जिसको देखो मुंह उठाता है और बोलता है जो है ना सोशल मीडिया जो है ना यूँ कर रहा है वो कर रहा है। भाई जो चीज़ गलत हो रही है उसको आइडेंटिफाई करें, लेकिन जब ये पूरा सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं ना इससे इनकी नीयत जो है ना जाहिर होती है कि ये चाहते हैं कि इसका किसी तरीके से पूरे सोशल मीडिया का मुँह बंद कर दिया जाए, ताकि आखिरी जो एक रह गया है जो है ना तरीका एक आम आदमी का अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, उसको भी जो है ना ये बैन कर दे और अपनी मर्जी से, मतलब ये सोशल मीडिया को भी पीटीवी बनाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, अपनी मर्जी से मतलब जो इनकी मन में आए बस वो चले और बाकी कुछ ना चले। तो इसलिए जो है नौजवानों को चाहिए कि आप अपनी हक की बात करें और सोशल मीडिया यानी ये ज़रूर राइट्स की बात करें कि भाई सिर्फ फेक न्यूज़ ना फैलाएं, गलत बात ना फैलाएं, लेकिन सोशल मीडिया पे जब भी कोई ब्रांड या इस तरीके की कोई हरकत करने की कोशिश करे तो आप भरपूर आवाज़ उठाएं और ऐसी किसी भी किस्म की कानून साजी हो या ऐसे किसी भी किस्म का क्रैकडाउन हो उस पर आप भरपूर कानून के दायरे में रहकर बिना गालम गलोच के, बिना तोड़ फोड़ के, बिना जराव गिराव के आप भरपूर आवाज़ उस वक्त तक उठाते रहें जब तक वो जो गवर्नमेंट हो या कोई भी इदारा हो या जो भी है वो बाज ना आए इस चीज़ से हटने के लिए। क्योंकि ये गरीब के पास एक जो है ना एक आम आदमी के पास ये एक बहुत बड़ा यानी एक ताकत है सोशल मीडिया, जिसके जरिए वो हक बात कह सकते हैं, अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचा सकता है। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।